Hi everyone, welcome to my channel. So in this video, I'm going to discuss this CSES problem, counting paths. I did ask this problem yesterday on my Telegram group, and let's look at its solution, its intuition, and how to solve this problem out. And before starting, like if you are new to this channel, then subscribe the channel and hit the bell icon so that you get notified every time whenever I put out the new content. So I'm taking this example from this problem for the better understanding, like what we have to do in this problem out. So 1 3 3 4 3 5, these are your edges and edges are n minus 1. So n is 5, this is your n, so n minus 1 are edges, n minus 1 are edges, and these three are your queries. So 1 3 2 5, sorry, these are the paths. So 3 is your paths, number of paths, and yeah, these are your paths. So let us draw the tree, how it's going to look like. So 1 2 1 3 3 4 3 5, तो ये हमारा ट्री है. एंड हमें इसमें क्या बताना है कि जैसे एक पाथ है मेरा 1 से 1 2 3. सो 1 2 3 पे कौन कौन से नोड्स आ रहे हैं. एक तो 1 नोड आ रहा है, ठीक है, एक 3 नोड आ रहा है, तो मैं इनके लिए +1 कर दूंगा, एक इसके लिए +1 कर दूंगा. ऐसी 2 से 5 पे कौन कौन से 2 से 5 के पाथ पे कौन कौन से नोड्स आ रहे हैं. सो 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये तो पाथ होगा हमारा. सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन आई विल डू द सेम थिंग कि मैं 1, पहले तो मैं 2 के लिए +1 कर दूंगा, 1 के लिए +1 कर दूंगा, 3 के लिए +1 करना है, और 5 के लिए +1 करना है. ये मैं बता रहा हूँ कि हम आंसर तक कैसे पहुँच रहे हैं. उसके बाद वी विल डिस्कस दी सोल्यूशन ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. अब 1 से 4 के लिए पाथ क्या होगा. 1 से 4 तुम्हें यहाँ जाना है, ठीक है. तो 1 3 4 ये 3 नोड्स आएंगे, ठीक है. तो इसके लिए क्या करोगे, 4 के लिए +1 हो गया, यहाँ पे +1 हो गया, यहाँ +1 हो गया. तो अब 1 के लिए तुम 1 जो तुम्हारा नोड था वो कितने पार्ट्स में आया है. 3 में आया है. ये मैंने अभी करके दिखाया कैसे आया. ये 2 वाला 1 में आया है, एक ही में आया है. 3 वाला नोड 3 पाथ में आया है, 5 वाला 1 में आया है, और 4 वाला 1 में आया है. तो तुम्हें बस एक वेक्टर रिटर्न करना है जिसमें ये होगा आंसर. ये तुम्हें वेक्टर रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है. ये देख लो तुम, आउटपुट भी तुम्हारा ये है 3 1 3 1. तो अब हम इसका डिस्कस करेंगे ब्रूट फोर्स तरीका क्या होगा. देखो सबसे सिंपल क्या होगा कि तुम यहाँ से DFS स्टार्ट करो अपना, ठीक है. जैसे तुम्हारे पास ये 1 2 3 वाला पाथ है, जैसे मैंने अभी अभी किया कि 1 से 3 का तुम पाथ देखो, उसके सारे नोड्स देखो, तो ये तुम्हारा ऑर्डर ऑफ n में हो जाएगा, ठीक है. सब मानते हैं कि एक DFS करने में ऑर्डर ऑफ n लगेगा, क्योंकि 2 से 5 तक जाना होता है, तो तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करते तो ऑर्डर ऑफ n लगता. अब ये नंबर ऑफ पाथ्स हैं तुम्हारे, कितने हैं नंबर ऑफ पाथ्स, ये m 2 × 10⁵ है, ठीक है. तो ये ऑर्डर ऑफ nm हो जाता. और ये तो हमारा सोल्यूशन नहीं चलता है इसमें, ठीक है. इसमें तो कोई दोहराया है नहीं, क्योंकि 2 × 10⁵ इंटू 2 × 10⁵, ये हो जाता 4 × 10⁻10. हमारे ऑपरेशन अलाउड होते हैं 10⁸ सो इट वोंट वर्क. तो ठीक है, अब क्या करें. सो अब मैं एक थोड़ा सा बड़ा ट्री बनाता हूँ ताकि ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा समझ आए कि हम करेंगे क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको. सो ठीक है, लेट्स अज्यूम ये तुम्हारा ट्री है, ठीक है. अब मैं क्या करूँगा कि अब जैसे तुम्हें जाना होता, और एक इसके ऊपर भी नोड ले लो यार, इसको रूट मत बनाओ, ठीक है. ऐसा ट्री है तुम्हारा, एक इधर भी. अब तुम्हें जैसे ये 2 नोड्स हैं, इन 2 नोड्स को देखो, एक तो इसको और एक इसको. अब तुम्हें ये वाला पाथ ऐसे ट्रैवर्स करते तुम, ठीक है, ये ऐसे ट्रैवर्स करते. तो अब इस वाली क्वेरी के लिए तुम क्या करोगे, मैं सिंपली सिर्फ ये करूँगा कि यहाँ मैं +1 कर दूँगा, मैं यहाँ +1 कर दूँगा. तो अब जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगा ये +1 +1 +1 +1 होता रहेगा. यहाँ से भी मैं ऊपर जाऊँगा +1, अभी वो मैं दिखाऊँगा कैसे जा रहे हैं. ये +1 +1 होता रहेगा. मैं यहाँ पे एक -1 स्टोर कर दूँगा. क्यों, क्योंकि जब मैं इस नोड पे पहुँचूँगा तो ये +1 यहाँ से भी आ रहा है, +1 यहाँ से भी आ रहा है, +2 हो जाएगा. मेरे को इसका कॉन्ट्रीब्यूशन एक ही बार लेना है. मेरे को इन सब के कॉन्ट्रीब्यूशन एक ही बार लेने हैं इस पाथ के लिए, ठीक है. इन सारे नोट्स के कॉन्ट्रीब्यूशन एक ही बार ही तो लेने. तो अब यहाँ पे +1 कर दूंगा मैं, तो यहाँ मैं -1 कर दूंगा. ये क्या, ये कौन सा नोड होगा, ये कौन सा नोड होगा, ये इसका होगा LCA, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, ठीक है. इन दोनों नोड्स का LCA होगा ये. तो मैं यहाँ -1 कर दूंगा.
अब यहाँ पर मेरी पास क्या बचेगी वैल्यू, ये जो मेरी +2 +1 हो जाएगी यहाँ वैल्यू। अब मैं इसके ऊपर वाले नोड पे भी -1 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे को, यहाँ से अगर मैंने ये वाला पाथ मैंने कंसिडर किया है, इस वाले से लेके इस वाले तक का पाथ मैंने कंसिडर किया है, तो मैं सिर्फ इन वाले नोड्स पे +1 करूँगा ना। मैं इन वाले नोड्स पे क्यों +1 करूँगा, जो ऊपर के नोड्स हैं, ये साइड के नोड्स हैं। तो इसके लिए मेरे को यहाँ -1 करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर +1 हो गया था, यहाँ मैंने -1 किया था। क्यों किया था? ताकि मैं, अगर मैं -1 नहीं करता तो यहाँ मेरा LCA वाले नोड का कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता 2, जो कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को खाली 1 चाहिए। तो मैंने यहाँ -1 किया, तो 2 - 1 हो गया। अब मैं यहाँ से ऊपर जाते हैं, यहाँ मेरी वैल्यू होती 1, ठीक है। ये एक तुम वेरिएबल मान लो जिसकी वैल्यू तुम्हारी 1 हो जाती। अब यहाँ पर अगर तुम इसे -1 नहीं करते तो ये सारे नोड्स भी एक बार ऐड हो जाते हैं तुम्हारे उस पाथ की, उन सारे नोड्स का भी कंट्रीब्यूशन आ जाता है उस पाथ के अंदर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी -1 कर दिया, ठीक है। ये बात समझ आती है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ यही करना है मेरे को कि जैसे मेरे पास क्वेरी दी है A से B, तो मैं क्या करूँगा, A के लिए +1 स्टोर कर लूँगा, B के लिए +1 स्टोर कर लूँगा, LCA ऑफ A, B के लिए मैं क्या स्टोर कर लूँगा, -1, ठीक है। और अगर LCA का कोई पेरेंट है, ये भी तो केस हो सकता था कि मैं सिर्फ इन दोनों नोड्स को कंसिडर कर रहा होता, इसका तो कोई पेरेंट है नहीं। तो अगर LCA का पेरेंट एग्जिस्ट करता है, इफ पेरेंट ऑफ LCA एग्जिस्ट इज़ नॉट इक्वल टू -1, वो मैं दिखाऊंगा कैसे मैंने देखा। तो मैं वहाँ पर -1 कर दूंगा, वहाँ पर भी मैं -1 कर दूंगा। क्यों? अभी जैसे मैंने बताया था, ताकि मेरे बाकी नोड्स के कंट्रीब्यूशन 0 हो जाए। सिर्फ जो उस पाथ पे नोड्स आ रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1 होना है, सिर्फ उसी जो उस नोड के, जो उस पाथ पे नोड्स आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का कंट्रीब्यूशन मेरे को +1 से बढ़ाना है, ठीक है। तो अब ये चीज़ तो मैंने कर दी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक नॉर्मल DFS करूँगा, मैं एक सिंपली नॉर्मल DFS करूँगा। और उसमें मैं क्या करूँगा, मैं वही जैसे मैंने सब ट्री के नंबर ऑफ नोड्स है ना, सब ट्री मतलब हर नोड के ये बताने हैं कि कितने उसके नोड्स उसके बीनीथ हैं या उसके सब ट्री में, वही अप्रोच फॉलो करूँगा। मैं क्या करूँगा, जैसे इस नोड पे मैं आया तो मैं इसके लिए कॉल कर दूँगा, इसके लिए कॉल कर दूँगा, ठीक है। और इन दोनों के लिए कॉल कर दूँगा। और इसमें भी हो सकता है कि मेरा कोई सम पहले से पड़ा हुआ हो, लेट्स एज्यूम इट्स प्रीफिक्स, ठीक है। तो अगर मेरा कोई ऐसा सम पहले से पड़ा हुआ होगा तो मैं वो स्टोर कर लूँगा, मैं इसका सम मंगा लूँगा, इसका सम मंगा लूँगा, इन तीनों को ऐड करके रिटर्न कर दूँगा। मैं कोड से और एक ड्राई रन करके भी दिखाऊंगा टेस्ट केस कि ये वर्क कैसे कर रही है अप्रोच, क्योंकि थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगी कि ये एक्चुअल में चल क्या रहा है, ठीक है। अब मैं इसी वाले एग्जाम्पल को यहाँ पर उठा के रख लेता हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए तुम्हें कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ इसमें। अब जैसे मेरे पास 3 पाथ थे, 1 3 2 5 1 4, 1 3 2 5 1 4। तो मैंने क्या बताया कि जैसे 1 3 है, 1 3 वाला पाथ होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 पे +1 कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर अपना वेक्टर बना लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा 1 है यार, कहाँ बना है, यहाँ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ बनाते हैं 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब जैसे मेरे पास ये पाथ था 1 3 वाला पाथ मैंने उठाया है, 1 का LCA क्या है, 1 3 का LCA क्या है, 1 है, 1 है LCA। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं 1 पे +1 करूँगा, 3 पे +1 करूँगा, 1 क्योंकि LCA था 1 3 का, उस पर -1 करूँगा तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू 0, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसका पेरेंट तो कोई है ही नहीं 1 का, जो भी उसका LCA था उसका पेरेंट कोई है नहीं, LCA का पेरेंट उस पर -1 करना था, तो अब मैं कुछ करूँगा नहीं इस पर, ठीक है। ये वाला पाथ मेरा एग्जीक्यूट हो गया। अब 2 5 के लिए देखते हैं, 2 और 5 का LCA क्या है, 1 है, तो 2 पे +1 करूँगा, 5 पे +1 करूँगा, और इसका LCA 1 है तो वहाँ पे -1 करूँगा, तो अब ये -1 हो गई है वैल्यू हमारी, ठीक है। 2 5 हो गया, और इसका पेरेंट कोई है ही नहीं 1 का, तो फिर से कुछ नहीं होगा। अब 1 और 4 का देखेंगे, 1 के लिए +1 होगा तो 0 हो गई, अरे यार ठीक है 0 हो गई। 4 के लिए क्या होगा, +1 होगा। अब 1 के लिए -1 भी होगा क्योंकि 1 और 4 का LCA क्या है, मेरा 1 है, तो अब इसके लिए ये फिर से -1 हो गया, ठीक है। तो अब ये तुम्हारी ये एक वेक्टर बन गया V। अब तुम इस पर DFS करो, DFS करोगे
तो मैंने क्या बताया था कि DFS के लिए मैं 2 कॉल करूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना DFS करना। तो DFS ऑफ 1 स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, DFS ऑफ 1 में मैं अपना आंसर जो होगा मेरा इनिशियल, वो मेरी होगी प्रीफिक्स वैल्यू या इस वेक्टर की वैल्यू जो 1 पे है। तो मेरा आंसर इनिशियली होगा -1, ठीक है। अब मैं इन दोनों से मंगा लूँगा अपना आंसर, इन दोनों पे कॉल करके। तो DFS 2 और DFS 3 पे कॉल करूँगा, ये मैं रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं DFS 2 क्या होगा। DFS 2 के लिए मेरी वैल्यू क्या थी, 1। इसका कोई वो है नहीं, नेबर नहीं है, तो ये 1 रिटर्न हो जाएगा। तो DFS 2 की वैल्यू आ गई 1। 3 के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि 3 के लिए है नेबर्स। तो DFS 3 के लिए क्या होगा, इनिशियल वैल्यू +1 तो होगी। 4 और 5 के लिए कॉल हो जाएगी। तो 4 के लिए DFS 4 प्लस DFS ऑफ 5 +1, ये रिटर्न हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब DFS 4 क्या होगा, DFS 4 होगा हमारा +1 रिटर्न हो जाएगा क्योंकि इसका नेबर नहीं है। DFS 5 भी क्या हो जाएगा, +1 रिटर्न हो जाएगा। ये थोड़ा ही सी यहाँ पर मेरा इस एरिया में वो आता है फेस, सो आई एम जस्ट अवॉइडिंग इट। तब मेरे यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा DFS 3 के लिए, 1 + 1 + 1 3 रिटर्न हो जाएगा DFS 3 के लिए। DFS 2 के लिए क्या रिटर्न हो जाएगा, 1। तो अब मैं DFS 1 क्या रिटर्न कर दूंगा, 3 + 4 + -1, तो मेरा क्या रिटर्न हो जाएगा, 3, ठीक है। तो DFS 1 के लिए हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। ऐसे ही DFS 2 के लिए मेरे पास क्या आंसर आ गया था, 1 आ गया था। DFS मैं स्टोर करूँगा सबके। ऐसे DFS 3 के लिए मेरे पास आंसर क्या आ गया था, इट वॉज 1 + 1 + 1, तो 3 आ गया था। यहाँ पर था ना हमारा 1 + 1 + 1 3। ऐसे DFS 4 के लिए मेरे पास आ गया था आंसर 1, और DFS 5 के लिए भी 1 आ गया। तो अब ये अप्रोच तो चल रही है, तो तुम्हें ये चीज़ समझनी है इस प्रॉब्लम में। ये मैंने ड्राई रन करके दिखा दिया टेस्ट केस, कि तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस इस पर +1 करना है, इस पर +1 करना है। लेट से ये वाला पाथ तुम कंसिडर कर रहे हो, ये वाला पाथ तुम कंसिडर कर रहे हो, इस वाले नोड से इस वाले नोड के लिए पाथ कौन सा होगा, सॉरी ये वाला पाथ होगा। तो तुम ये वाला पाथ कंसिडर कर रहे हो, तो तुम्हें इसके LC पे -1 करना है, उसके पेरेंट पे भी -1 करना है। क्यों, क्योंकि तुम ऐसे चलते जाओगे जैसे DFS में जनरली होता है, यही तो होता है DFS में। अगर यहाँ पर कुछ भी नोड्स होते तो तुम उनका कंट्रीब्यूशन अलग आ रहा होता। ये तुम्हें थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा कि ये काम कर क्यों रहा है एक्चुअल में। लाइक इट वोंट बी दैट मच इंट्यूटिव ऑल्सो, बट अगर तुम्हें DFS पता है कि DFS किस तरीके से फॉलो होता है, तो तुम्हें समझ आ रही होगी ये चीज़ चल क्यों रही है। ये +1 + 1, ये -1, ये -1, तो तुम नॉर्मल ऐसे ही जाओगे, +1 + 1 होते हुए, +1 + 1 होते हुए, इन सब के कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाते हुए इसके पाथ में आ रहे हैं। यहाँ पर तुम 2 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ -1 किया है। अब यहाँ से 1 हो गया, वो यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ही नल करने के लिए मैंने यहाँ 0 कर दिया। तो यही इस प्रॉब्लम में करना था। अब मैं इसका कोड दिखा देता हूँ कि कोड में मैंने किया क्या है। सो कोड वॉज क्वाइट सिंपल। मैंने क्या किया है, मैंने एक एडजेसेंसी वेक्टर बनाया है जिसके अंदर A और B मैं दोनों अपने वो पुश कर रहा हूँ, जो भी मेरे पास एज दे रखी थी, और ठीक है। और उसके बाद ये मैंने क्या किया, ये मैंने प्री कॉम्प्यूटेशन की है अपनी LCA वाली टेबल की, कि पेरेंट की आई नोड का 2 k पेरेंट कौन सा है, ठीक है। ये स्टोर किया मैंने इस टेबल में। तो जिसको इस पार्ट में कन्फ्यूज़न हो रहा है, ये LCA के कॉम्पिटिशन में काम आता है, एंड इट्स डन इन n log n, क्योंकि 20 हमारी बिट्स हैं, वो log n ही है, क्योंकि n की पावर 4 × 10⁵ है, तो उसका log n जो होगा वो इतना ही होगा। तो जिसको भी डाउट है वो वीडियो देख सकते हैं जाके, LCA वाली। आई हैड दिस डिस्कशन जिस अपने ग्रुप पे, और मैंने वहीं पर एक जूम कॉल ऑर्गेनाइज करी थी, सो आई एक्सप्लेन्ड इट ओवर देयर, सो यू कुड जॉइन दैट, यू कुड वॉच दैट वीडियो आउट। तो ठीक है, अगर तुम्हें ये कॉम्पिटिशन तुमने LCA के लिए कर लिया, उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, प्रीफिक्स ऑफ A और प्रीफिक्स ऑफ B में +1 कर रहे हो, प्रीफिक्स ऑफ K में -1। K क्या है, LCA दोनों का, ये मैं बता चुका हूँ। और अगर उसका पेरेंट एग्जिस्ट करता है, उसका पेरेंट कब एग्जिस्ट करेगा, DP ऑफ K 0। K क्या है हमारा, LCA का 2⁻0 पेरेंट, 2⁻0 क्या होगा, 1। तो LCA का 1 मतलब LCA से ऊपर जस्ट वाला नोड अगर मेरा -1 नहीं है, ठीक है, तो मैंने बस यही चेक किया कि LCA का पेरेंट -1 है या नहीं है।
तो उसके लिए मैंने क्या किया, प्रीफिक्स ऑफ डी पी ऑफ k0, अगर नहीं है तो फिर मैंने -=1 किया है, अगर है तो फिर मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इस कंडीशन में आऊँगा ही नहीं। उसके बाद मैंने नॉर्मल DFS किया है, इस वाली कॉल से तुम देख सकते हो। तो इस वाली कॉल से मैंने नॉर्मल DFS किया है, मैंने पहले अपना आंसर स्टोर कर लिया है जो मेरी प्रीफिक्स की वैल्यू पड़ी हुई थी उस वक्त, और फिर मैंने उसके सारे नेबर्स पे DFS रन कर दिया है, और उसके बाद मैंने प्रीफिक्स ऑफ v में ही वो वैल्यू स्टोर कर दी है, ताकि मेरे को एक्स्ट्रा स्पेस खर्च ना करनी पड़े। तुम एक्स्ट्रा स्पेस लेके भी कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। और फिर मैंने उसको सी आउट कर दिया यहाँ पे प्रीफिक्स ऑफ आई को। प्रीफिक्स जो था वो मैंने वेक्टर v लेके समझाया अपनी प्रॉब्लम में। आई होप कि ये प्रॉब्लम समझ आई हो। कुछ भी डाउट हो, यू कुड कमेंट इट आउट, यू कुड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप आउट, and like the internship season, placement season is approaching, so I am continuously putting out content related to the, I am primarily targeting online assessment problems only, so that you don't fail it in them. तो online assessment में generally इस kind की problem पूछी जाती हैं, like for the good product based companies, so you could join my telegram group that out, and वहाँ पर मैं एक problem रोज़ की डालता हूँ, so ठीक है, मतलब like you could easily solve one problem out in a day इस लेवल की, and you will learn something in that problem only, so from that problem only. So like if you like this video and you have watched it here, so then do subscribe to my channel and hit the like button, and it would give me motivation to build such kind of content. Thanks for watching. Bye.